नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल A3 एकेडमी पर। हम लोग बात कर रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में। आज हम लोग अलाभकारी संगठनों के वित्तीय विवरण का पार्ट नंबर 10 देखेंगे। पार्ट नंबर 10 का मतलब क्या है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पार्ट नंबर 10 का मतलब है कि हम लोग पार्ट 1 से लगाकर पार्ट 9 तक कंप्लीट कर चुके हैं अलाभकारी संगठन के बारे में। जो लोग शुरुआत से पहले लेक्चर से अलाभकारी संगठन को पढ़ रहे होंगे उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, इसकी थ्योरी भी समझ में आ रही होगी, इसके सवाल भी समझ में आ रहे होंगे। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। लगभग हम लोग 16 नंबर तक सवाल लगाएंगे। बिल्कुल सर, 16 के बाद जो सवाल है उन सवालों का क्या करना है, उन सवालों को नहीं लगाना है। सर क्यों नहीं लगाना है? इसलिए नहीं लगाना है कि वो सवाल में फिर वही चीजें रिपीटेशन होती हैं, वही प्राप्ति भुगतान खाता, वही आय व्यय खाता, वहां पे चिट्ठा भी पूछ लेता है और आपको बिल्कुल भी चिट्ठा अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि एग्जाम में कभी भी नहीं पूछा जा सकता है। सर अगर मान लीजिए पूछा गया तो भाई जब मैं बोल रहा हूं कि कभी भी नहीं पूछा गया है और ना ही कभी पूछा जाएगा तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता कि सर अगर पूछा गया तो। ठीक है, ओके। क्योंकि देखो स्टडी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है कि आप कंटिन्यू पढ़े हो और एक होता है स्मार्ट स्टडी करना, यानी हमें वो पढ़ना है जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए आप 1 से 16 नंबर तक के सवाल अगर आपने लगा लिए तो निश्चित रूप से वहीं से आपको एक सवाल आपको मिल जाएगा। 101% मिलेगा, परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैंने बताया ना कि मैं जितनी थ्योरी और जितने सवाल आप लोगों को समझा रहा हूं उतना ही आप पढ़ के जाओ, एक नंबर का भी मिस्टेक आपको नहीं होगा, ये एकदम से श्योर है। इसलिए 16 नंबर तक के सवाल हम लोग लगाने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे ये चैप्टर आज खत्म हो जाएगा तो कल हम लोग इस चैप्टर का लाइव टेस्ट रख लेंगे। ठीक है, वहां पर क्या होगा कि आप लोग कमेंट करके आंसर देंगे जो भी ऑब्जेक्टिव वगैरह मैं पूछूंगा, मुझे पता तो चले कि एक चैप्टर मैंने पढ़ा है, आप लोगों ने कितना अच्छे से याद किया। तो जिन लोगों ने 1 से लगा के 10 तक का भी रिपीट नहीं किया हुआ है वो 1 से लगा के 10 तक का रिवीजन कर लेंगे, क्योंकि एक चैप्टर आज जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो कल हम लोग इसका टेस्ट लेंगे, फिर परसों से हम लोग इसके अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, मतलब कि पार्टनरशिप के बारे में। ठीक है, बिल्कुल बिना टेस्ट हुए मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला हूं। टेस्ट होगा लगभग 25 से 30 मिनट की जो हमारी क्लास होगी, वहां पे मैं ऑब्जेक्टिव पूछूंगा आप सभी लोगों से, आपको उसका रिप्लाई देना पड़ेगा। ठीक है, टेस्ट शाम को 7 ही बजे होगा, जैसे कि क्लास शाम को 7 बजे होती है। ठीक है, इस बात को सभी लोग नोट करना और सभी लोग 7 बजे जुड़ना। ठीक है, जितने लोग भी सुन रहे हो सभी जुड़ना और कमेंट करना। आप लोगों को बता दिया जाएगा कि कैसे कमेंट आपको करना है लाइव चैट में। ठीक है जी, ओके। चलो हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 से। जैसे कि कल हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 की, हालांकि कल की क्लास रात को 10 बजे हुई। आप सबको पता है कि कल पेमेंट के इसमें थोड़ा सा व्यस्तता हमारी रह गई, इसलिए क्लास को 7 बजे नहीं ला पाए। ठीक है, वैसे मोस्टली जितनी भी क्लासेस होंगी आज जैसे शाम 7 बजे, कल भी 7 बजे, तो बताने की आपको जरूरत नहीं है। मतलब आप कहीं पे भी रहें शाम को 7 बजे जरूर हमसे जुड़ें, क्लास आपको 7 बजे मिल ही जाएगी। और सुबह 8 बजे इंग्लिश की। जब किसी दिन नहीं मिलेगी तो उसके बारे में आपको सूचना पहले से कर दी जाएगी। ओके, तो चलिए, अगर आपने अब तक लाइक नहीं किया हुआ है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, फिर हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 14 सर लगा दीजिए स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 14 बच्चों ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा पहले क्वेश्चन में बड़े उसमें लगवा दिया करूंगा बोर्ड में, ताकि आप लोग अच्छे से, जैसे कल के क्वेश्चन थोड़ा छोटे मैंने लगाए थे तो कुछ लोगों को कमेंट बाद में मुझे मिला कि सर क्वेश्चन थोड़ा छोटे थे, हालांकि उनके पास तो बुक होगी तो मैच कर लेंगे, इसीलिए क्वेश्चन लगाए जाते हैं। फिर भी चलो पहली बार क्वेश्चन पूरे बोर्ड में लग जाया करेंगे इधर इस वाले पोर्शन में, ताकि आप लोग मिला ले करो, बाद में जरूर उनको क्या कर दिया करूंगा छोटा, क्योंकि पूरे बोर्ड में लगेगा तो मैं समझाऊंगा कहां पे, समझ गए ना। तो एक बार मिलाने के लिए क्वेश्चन यहाँ पे लगवाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि दीपचंद्र गाड़ी धर्मार्थ संस्थान का, जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है दीपचंद गार्डी चैरिटेबल ट्रस्ट का, आगे क्या दिया 31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष का प्राप्ति भुगतान खाता निम्नलिखित है। प्राप्ति भुगतान खाता दिया हुआ है, उसी के आधार पर हमको तैयार क्या करना, आय व्यय खाता तैयार करना। 31 मार्च 2018 तो हमने 31 मार्च 2018 दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। हम सबको पता है कि रोकड़ बही के आधार पर प्राप्ति भुगतान खाता और प्राप्ति भुगतान खाते के आधार पर आय व्यय खाता तैयार किया जाता है। ओके, ठीक है। आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है रिसिप्ट एंड पेमेंट। ठीक है, अब इसके पहले आप सबको पता है कि हम लोग संयोजन के बारे में चर्चा करेंगे और जो भी संयोजन की मद है उनको अपन नोटिस कर लेंगे, ताकि उनको हम कॉलम के इस साइड लिख सकें। ठीक है, अब जैसे पहले दिया हुआ दान व उत्तरदान की राशि आदि आय समझी जाए, यानी कि दान के बारे में जब हमको लिखना है उसके बारे में हमको यहाँ पे ध्यान देना पड़ेगा। जब हमें उत्तरदान के बारे में लिखना है, लेजिशीज के बारे में, उसके बारे में हमको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इनकी आधी राशि ही आय मानी जाएगी। ठीक है, आगे बात किया किराया के बारे में बात किया हुआ, तो चलो हम किराए को भी यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, ये चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है आपको बताया जा चुका है। ठीक है,
क्यों? इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मान लो आप यहाँ पे किराया लिखने लगे, पता चला वहां पे एडजस्टमेंट था, आप यहाँ पे लिख दिए, फिर आप नीचे जाके देखे तो पता चला अरे किराए में तो एडजस्टमेंट था, जोड़ना या घटाना था, फिर आप इसको कट करोगे फिर यहाँ लिखोगे, तो आपको यही तो नहीं करना ना आपकी कॉपी में। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, चलो आगे क्या दिया हुआ है, आगे हम संयोजन की भी बात करें, वेतन के बारे में दिया हुआ, तो चलो यहाँ पे वेतन भी लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं यहाँ पे? वेतन भी लिख लेते हैं। ओके ठीक है, चलो आगे यदि बात करते हैं तो क्या लिख लेना है? विज्ञापन के बारे में भी। सर यहाँ पर इसको चेक करिए, विज्ञापन यहाँ पे दिख रहा है बच्चों को, यहां तक बोर्ड आ रहा है, ये विज्ञापन यहाँ पे सर चेक करिए, विज्ञापन दिख रहा है बच्चों को। ठीक है, तो ये विज्ञापन के बारे में भी दिया, एडजस्टमेंट के बारे में। आगे यदि बात की जाए तो प्रीमियम के बारे में भी दिया हुआ है, तो यहां कहीं शॉर्ट में लिख लो इंश्योरेंस के बारे में भी। ठीक है, ये केवल अपनी जानकारी के लिए है कि इनमें समायोजन है। ठीक है, आगे यदि बात की जाए तो विनियोग पर ब्याज उपार्जित हो चुका था, यानी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात भी करता है। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कहां पे लिख लें? चलो यहां पे लिखे जाते हैं, विनियोग की बात करता है। ठीक है ना, विनियोगों पर बात करते हैं, किसकी बात करता है? विनियोगों की। तो ये सारे पर एडजस्टमेंट है, किन किन पर एडजस्टमेंट है? दान पर एडजस्टमेंट है, उत्तरदान पर है, विनियोग पर है, किराया पर है, वेतन पर है, विज्ञापन पर है और प्रीमियम पर है। ठीक है, ये हम लोग क्यों करते हैं, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? ये केवल इसलिए किया जा रहा है ताकि जब आप लोग उस मद को यहां पे लिखें या यहां पे लिखें तो आपको समझ में आ सके कि उसमें कहीं ना कहीं समायोजन है, और यदि समायोजन एडजस्टमेंट है या तो जुड़ेगा या तो घटेगा, तो अगर जुड़ना घटना है तो कॉलम के यहां लिखना है, जोड़ घटा के फिर कॉलम के इधर लिखना है, इसलिए आपको वो लिखना इंपॉर्टेंट है समझने के लिए। ठीक है, अब देखो जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्राप्तियों से, तो पहला लिखा हुआ शेष निक्षेप खाते का, चालू खाते का, कैश इन हैंड। शेष बिल्कुल नहीं लिखा जाता है क्योंकि शेष को लिखते ही नहीं है अपन, शेष नहीं लिखा जाता क्योंकि शेष को अपन लिखते नहीं है कैश अकाउंट के। ठीक है, आगे दिया हुआ दान। अब देखो दान मैंने बताया था कि दान दो प्रकार का होता है, हम लोग बात कर चुके हैं कि दान दो प्रकार का होता है, एक होता था सामान्य दान, एक होता था विशिष्ट दान। हमने ये भी बात की थी कि विशिष्ट दान किसी भी प्रकार से पूंजीगत आगमगत आय नहीं मानी जाती है, इसलिए उसका लेखा हम लोग आगमगत आय में यानी आय व्यय खाते में नहीं करते हैं। मैंने बताया था कि जो सामान्य दान होता है यदि उसकी राशि कम है तो उसको हम लोग आगमगत आय में लिख लेते हैं, लेकिन यहां पर ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए, एडजस्टमेंट दिया हुआ है और एडजस्टमेंट में साफ साफ लिखा हुआ है कि दान व उत्तरदान की आदि आगम आय समझी जानी चाहिए। इसका मतलब दान जितना भी दिया हुआ है, इसका मतलब दान जितना भी दिया हुआ है उसकी आधी राशि को अपन क्या मानना है? आय मानना है। तो यदि आधी राशि को अपन को आय मानना है तो आधी राशि अपन क्या लिख सकते हैं? आय के रूप में लिख सकते हैं। समझ गए? दान है कितना? बोले सर दान दिया हुआ है 8,000 और 8,000 का हमने 4,000 लिखा। आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर आपने 4,000 यहाँ पे क्यों लिखे, 8,000 क्यों नहीं लिखे? पहली बात तो साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है संयोजन में कि दान की आधी राशि आय समझी जाए, और जितनी राशि आय समझी जाएगी वही तो यहाँ पे लिखेंगे। अगर नहीं लिखा होता तो क्या करते? नहीं लिखा होता तो डोनेशन को यहाँ लिखते ही नहीं। ठीक है, चूंकि साफ साफ लिख दिया कि इसको आय मानना है 4,000 को, तो अपन ने 4,000 को लिख दिया। सर 4,000 को आय तो नहीं लिखो, आधी तो भाई 8,000 अगर दान है तो आधी राशि तो 4,000 हुई ना। ठीक है, चलो आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ? चंदे की बात की हुई है, सब्सक्रिप्शन। किसके बारे में बात की हुई है? सब्सक्रिप्शन के बारे में। ठीक है, तो इसको लिख लेते हैं सब्सक्रिप्शन को भी। ओके ठीक है, सब्सक्रिप्शन के बारे में कितना दिया हुआ है? तो सब्सक्रिप्शन के बारे में दिया हुआ है 4,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन में क्या कोई एडजस्टमेंट है? नहीं है, तो नहीं है तो अपन ने सीधे उसको 4,000 वहां पे मेंशन कर दिया। ठीक है, आगे बात कर रहा है धन दान कोष की प्राप्तियां, इंडाउमेंट फंड रिसिप्ट। तो क्या इसको अपन लिखेंगे? एक बात बताओ, आय व्यय खाता की जब हम लोग मद पढ़ा रहे थे यानी उसकी विशेषताएं बता रहे थे, तो क्या पे इस तरह की कोई मद धन दान कोष की प्राप्तियों के बारे में हम लोगों ने बात की थी? नहीं बात की थी। तो जब नहीं बात की थी तो यहां पे उनका लेखा नहीं होगा। अब ये थोड़ा सा आप समझना, ठीक है, यहां पर वही चीजें लिखी जाएंगी जिनके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, ये फंसाने के लिए ऐसी मदें दे देता है ताकि बच्चा वहां पे क्या कर दे? गलत कर दे। ओके ठीक है, आगे बात की जाए तो क्या दिया? उत्तरदान के बारे में लिखा हुआ है, लेजिसीज के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो बाई लेजिसीज लिख दो यहां पे। अब देखो इसके बारे में कितनी रकम अपन को लिखना है, तो साफ साफ लिखा हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, साफ साफ लिखा हुआ है कि उत्तरदान की आधी आगम आय समझी जाए। उत्तरदान है कितना? बोले सर उत्तरदान लिखा हुआ है 6,000, और 6,000 की कितनी आय समझना है? बोले सर आधी। आधी मतलब 3,000, यानी उत्तरदान में पूंजीगत आय भी शामिल है, यानी पूंजीगत प्राप्तियां भी शामिल है और आगमगत आय। तो 3,000 रुपया आगमगत आय को मान लेना है और 3,000 रुपया पूंजीगत प्राप्ति को मान लेना है, क्योंकि साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि दान एवं उत्तरदान की जो आधी राशि है वो आय मानना है, और यदि आय मानना है तो यहां पे उसका लेखा हम जरूर करेंगे। ठीक है, आगमगत आय है।
आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है, विनियोगों पर ब्याज की बात कर रहा है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। तो यहां पे आप लिख दीजिए इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की पूरी स्पेलिंग मैंने नहीं लिखी है ना, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और इसको कॉलम के अंदर लिखना है। कॉलम के अंदर क्यों लिखना है, क्योंकि साफ साफ आप समझ लीजिए कि विनियोग के बारे में गोला लगा हुआ है, और गोला यदि लगा हुआ है तो सिंपल सी बात है, विनियोग क्या है, एडजस्टमेंट है, ठीक है। देखिए हर एक टीचर का अपना पढ़ाने का एक तरीका होता है, लेकिन यहां पर बात तरीके की नहीं है। आपको तरीका मुझे पता नहीं कैसा लग रहा है, आपको समझ में आता है कि नहीं आ रहा। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपने परचेज किया हुआ है, अगर आपने पेमेंट की हुई है तो आपको समझ में आता होगा, तभी आपने परचेज किया हुआ होगा, ठीक है। लेकिन चीजें बनने से काम नहीं चलेगी, करना कैसे ये इंपॉर्टेंट है। सवाल कैसे आपसे रट्टा मार के आप चले गए, लेकिन सवाल को करना कैसे जहां पे आपका गलत ना हो, ये सारी चीजें भी यहां पे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। ओके चलो ठीक है। तो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो कितना दिए हुए, बोले सर ये दिए हुआ 9,500 रुपया। कॉलम के अंदर लिखा और तुरंत एडजस्टमेंट पे गया, क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ ना कुछ तो विनियोग के बारे में दिया होगा। तो विनियोगों पर ब्याज दिया 9,500 रुपया। नीचे अगर हम जाते हैं तो सबसे चौथे पॉइंट में देखिए, चौथे पॉइंट में लिखा हुआ मिलेगा, चौथे पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, समायोजन। समायोजन जो प्राप्ति भुगतान खाते के नीचे दिए रहते हैं पॉइंट, उनको समायोजन एडजस्टमेंट कहते हैं। मतलब कुछ अतिरिक्त चीज ऐड करना एडजस्टमेंट कहलाता है, सिंपल सी बात है, समझ गया ना, एडजस्टमेंट करना, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि विनियोगों पर ब्याज 500 रुपया उपार्जित हो चुका था। अच्छा, उपार्जित का मतलब क्या होता था, उपार्जित मतलब एक्रूड हो चुका था, मतलब इसका मतलब यह है कि इस वर्ष का ब्याज प्राप्त हो चुका था कि नहीं, नहीं, एक्रूड हो चुका था, मतलब उपार्जित कर लिया गया था, लेकिन अभी उसका पैसा प्राप्त नहीं हुआ, वो क्या कहलाता है, उपार्जित, ठीक है। तो उपार्जित हो चुका था परंतु अभी तक प्राप्त नहीं हुआ, और यदि प्राप्त नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, बोले सर जोड़ देंगे। अब आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर जोड़ेंगे क्यों, बोले सर जोड़ेंगे इसलिए क्योंकि ये पैसा तो इसी वर्ष का है, ये पैसा तो इसी वर्ष का है, लेकिन अभी इसकी प्राप्ति नहीं हुई, और जब इसकी प्राप्ति नहीं हुई है तो सिंपल सी बात है, इसको हम यहां पे क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे ये 500 रुपया मैंने क्यों जोड़ा, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना भाई, 500 रुपया साफ साफ लिखा है उपार्जित हो चुका था, जो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन था तो इसी वर्ष का, तो इसलिए अपन ने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको जोड़ दिया। और आप सबको पता है कि एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पे जुड़ता है, अनएक्रूड यहाँ पे घटता है, आउटस्टैंडिंग जुड़ता है, प्रीपेड यहाँ पे घटता है। ये सारी बातें हम लोगों ने बात कर चुके हैं इसके मामले में, ठीक है। चलो आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है, किराया 200 रुपया, सॉरी किराए पे कहां गया, एडजस्टमेंट में ही मैं 5 चला गया, ठीक है। आगे बात करते हो तो लिखा हो निक्षेप पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, इसको भी लिख लो, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, ठीक है। ये भी एक प्रकार की आय है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, आपकी जमा पर जो आपको ब्याज मिला करती है ना। आपने बैंक में अगर कोई भी चालू खाता है, जो भी खाता में आप कर देते हो, तो कभी 100 रुपया, 50 रुपया, 200 रुपया, भाई मैं उनकी खातों की बात कर रहा हूं जहां पे अमाउंट 2,000, 10,000, 15,000 होता है। अब जिनके खातों में लाखों रुपया पड़े हैं, उनका इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट कितना दिया हुआ, 150 रुपया दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, 150 रुपया दिया हुआ। अब एक लास्ट बात है, इसको थोड़ा सा समझो, जो लास्ट पॉइंट है उसमें दिया पुराने समाचार पत्रों की बिक्री, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। अब आप मेरे से बोल सकते हो कि सर आपने तो बताया था कि जो एसेट्स होती हैं उनको अगर सेल किया जाता है तो उनका लेकर यहां पे नहीं करते हैं। बिल्कुल मैंने बताया था, आप शायद एक बात को भूल रहे हो, मैंने आपको बताया था, याद कर लीजिए आप, मैंने आपको बताया था कि जो पुराने टूटे फूटे औजार होते हैं या पुराने जो न्यूज़पेपर होते हैं, ठीक है ना, इनका जब विक्रय किया जाता है, क्योंकि ये विक्रय डेली होते हैं, इसलिए अपन क्या कहते हैं, इनको आगमगत आय मानते हैं। क्या मानते हैं इनको आगमगत आय मानते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे संपत्ति का विक्रय होता तो यहां पर नहीं लिखते, लेकिन चूंकि ओल्ड न्यूज़पेपर का विक्रय हुआ है इसलिए उनका लेकर यहां पर कर दिया जाएगा। और आय हुई है भाई, पैसा, अगर न्यूज़पेपर बेचेंगे तो संस्था को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये संपत्ति नहीं है, परेशान मत होना। कितना हो जाएगा, 75 रुपए। कितना आ जाएगा, बोले सर 75 रुपया। अच्छा, यहां तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है 75 रुपया में, ठीक है, क्लियर है। यानी कि क्या हो गया, बोले सर डोनेशन हो गया 4,000 रुपया, सब्सक्रिप्शन की अगर बात की जाए तो 4,000, लेजेसीज हो गया 3,000, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट भी अपन ने कर दिया, ठीक है, एक्रूड कर दिया, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। याद रखना, मैंने आपको बताया था कि जब संपत्ति बेची जाती है वो यहां नहीं लिखी जाएगी, लेकिन अगर छोटी मोटी रकम के कुछ न्यूज़पेपर वगैरह बेच दिए जाते हैं जो कि डेली अपन को सेल अपन करते रहते हैं, हफ्ते में अपन सेल करते रहते हैं, तो छोटी रकम है इसलिए इसको यहां पे अपन लिख देते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझ लेना। चलो आगे यदि बात की जाए तो क्या बोल रहा है, फिर अगर आ जाते हैं इधर साइड, तो पहले लिखो चैरिटी, तो चलो चैरिटी के लिख दो भाई, टू चैरिटी, ठीक है। अच्छा, ऊपर मैंने नहीं लिखा हुआ यहाँ पे एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, आपको पता ही है। अब आप क्वेश्चन नंबर 14 में तो ये बताएंगे जितनी है कि यहाँ एक्सपेंडिचर होगा, यहाँ पे अमाउंट होगा, ठीक है।
चैरिटीज के बारे में क्या लिखा हुआ है? बोले सर चैरिटी के बारे में दिया हुआ है 14,500, तो चलो 14,500 रुपए यहां पे अपन लिख देते हैं जब चैरिटी के बारे में दिया हुआ है तो ठीक है। आगे दिया हुआ सैलरी के बारे में, तो चलो सैलरी के बारे में भी लिख देते हैं। सैलरी के बारे में क्या दिया हुआ है? बोले सर सैलरी के बारे में दिया हुआ है कि जो सैलरी है वो कितनी है? बोले सर 2600 रुपया। कॉलम के अंदर लिखना, कॉलम के अंदर क्यों लिखना है? क्योंकि हम डायरेक्ट यहां पे गए और हमने देखा इसमें एडजस्टमेंट है, और यदि एडजस्टमेंट है तो सिंपल सी बात है, कुछ ना कुछ ऐसी बातें होंगी जो या तो जुड़ी होंगी और या तो क्या हुई होंगी, घटी होंगी। सैलरी के बारे में दिया हुआ है कि जो किराया है, वेतन है, विज्ञापन है, वो दायित्वों का आयोजन किया जाए, यानी आउटस्टैंडिंग है। कितना? बोले सर 300 रुपया। कितना? 300 रुपया। तो यहां पे आपको क्या कर देना? आउटस्टैंडिंग। अब आप कहोगे कि सर यहां पे तो आयोजन दिया हुआ, आयोजन का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग होता है, प्रोविजंस होता है, यानी ये अभी मिलना बाकी है। कितना? बोले सर 300 रुपया। टोटल अगर कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 2900 रुपये। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 2900 रुपया। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। चलो ठीक है, आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है? आगे दिया हुआ है किराया व कर। कितना? 1200 रुपया। किराया व कर, टू रेंट एंड टैक्सेस, टू रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस कितना दिया हुआ है? बोले सर रेंट एंड टैक्सेस दिया हुआ है आपका 1200 रुपया। कॉलम के अंदर लिखना है। कॉलम के अंदर क्यों लिखना है? क्योंकि हमने यहां पे देखा कि किराए के बारे में भी कुछ एडजस्टमेंट है। वेतन कंप्लीट कर चुके हैं, दान कंप्लीट कर चुके हैं, उत्तरदान कंप्लीट कर चुके हैं, विनियोग कंप्लीट कर चुके हैं, और अब किराए को भी हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। इसका मतलब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये चीजें अगर आपने कर ली तो यहां पे गलती होने का तो चांस ही नहीं है। समझो बात को, ठीक है। ओके, आप अगर मेरे साथ अकाउंट पढ़ रहे हो तो आपको अकाउंट रट्टा नहीं मानना, आपको अकाउंट समझना है यहां पर, ठीक है। चलो, तो इसके साथ संयोजन क्या था? साफ साफ दिया हुआ किराया 200 रुपया आयोजन करना है। तो ये भी किराए का क्या है? बोले सर ये भी किराए का आउटस्टैंडिंग है। क्या है? किराए का आउटस्टैंडिंग है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। कितना है? बोले सर 200 रुपया। किराए का कितना? बोले सर 200 रुपया। टोटल अगर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? बोले सर ये हो जाएगा 1400 रुपया। ठीक है, ओके, चलो ठीक है। आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है? उसके बाद दिया हुआ प्रिंटिंग वे। तो चलो प्रिंटिंग का लिख लेते हैं जल्दी से, बाकी जो वे दिए हुए हैं उनको कर लो। प्रिंटिंग, प्रिंटिंग के बारे में एडजस्टमेंट तो नहीं है, नहीं है, तो इसको लिख लो सीधे। प्रिंटिंग का कितना दिया हुआ है? प्रिंटिंग का दिया हुआ 300 रुपया। प्रिंटिंग का कितना है? 300 रुपया है, ठीक है। आगे यदि बात की जाए तो किसका? पोस्टेज का है। टू पोस्टेज कर दो जल्दी से, टू पोस्टेज एक्सपेंसेस, ठीक है। पोस्टेज एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ पोस्टेज एक्सपेंसेस 100 रुपया, तो इसको 100 रुपया यहां पे लिख दो, ठीक है। आगे यदि बात की जाए तो क्या? एडवर्टाइजमेंट का दिया हुआ है, टू एडवर्टाइजमेंट, ठीक है। टू एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टीजमेंट भी इसे बोलते हैं, ठीक है। इसको कॉलम के अंदर लिखना है क्योंकि यहां पे हमने देखा कि एडजस्टमेंट है, इसको भी कट कर दिए, ये एडजस्टमेंट भी हम यहां पे पूरा किए ले रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट कितना दिया हुआ? ये दिया हुआ 250 रुपये। कितना? 250। और इसके लिए भी क्या है? साफ साफ दिए विज्ञापन के अभी 50 रुपये दायित्व का निर्माण करना, यानी ये भी क्या है? आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मतलब अदत्य है, ठीक है, प्राप्त होना बाकी है। कितना? 50 रुपया। इसको टोटल कर लो, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 300 रुपया। कितना हो जाएगा? 300, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है इसके बारे में फर्नीचर। तो क्या फर्नीचर यहां पे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि फर्नीचर एक संपत्ति, और कोई भी संपत्ति यहां पे नहीं लिखते हैं, ना ही कोई दायित्व लिखते हैं, ठीक है। आप समझ लो कि यहां पे केवल आय और व्यय का लेखा होता है, बस संपत्तियों का लेखा नहीं होता। तो ओल्ड न्यूज़पेपर को बेचा तो कैसे? वो एक संपत्ति नहीं थी, वो एक संपत्ति नहीं थी, इसलिए उसका लेखा वहां पे किया गया है, ठीक है। भाई संपत्ति क्या होती है? भाई संपत्ति वो होती है जिसको स्थापित करके हम उससे कुछ प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मशीनरी हो गई, मशीन को हमने स्थापित किया, वहां से कारखाना चल रहा, मशीन कुछ उत्पादन कर रही है, वहां से हमको पैसे प्राप्त हो रहे हैं, जिसको हम बेच करके कुछ पैसे प्राप्त कर सकते हैं बड़ी मात्रा में। जिसका उपयोग हम बेचने के लिए नहीं करते हैं वो स्थायी संपत्ति होती है। ये बात भी समझ लो, समझो, मतलब एक संपत्ति क्या होती है? संपत्ति का मतलब होता है जिसका उपयोग हम फर्म में, भाई संपत्ति दो, एक स्थायी एक चालू। स्थायी मतलब वो संपत्ति है जिनका उपयोग हम फर्म को चलाने के लिए करते हैं, वो स्थायी संपत्ति कहलाती है। अब क्या न्यूज़पेपर का इस्तेमाल आप लोग फर्म को चलाने के लिए कर रहे हो, तो कैसे वो स्थायी संपत्ति हो जाएगी? और यदि वो संपत्ति नहीं तो उसको कहां पे करेंगे अपन? सिंपल सी बात है, यहां पे अपन कर देंगे क्योंकि एक प्रकार की आय थी, ठीक है। इतना थोड़ा सा कॉमन सेंस आप रख सकते हो। चलो ठीक, आगे की बात कीजिए तो बीमा के बारे में। तो चलो बीमे के बारे में तो दिया हुआ है, तो यहां पे इंश्योरेंस लिख लो। क्या लिख दिया अपन ने? इंश्योरेंस। और इंश्योरेंस के बारे में लिखना क्या? बोले इंश्योरेंस को कॉमन के अंदर लिखो, कॉलम के, सॉरी कॉमन के नहीं, कॉलम के अंदर लिखना है। इंश्योरेंस दिया कितना है? बोले इंश्योरेंस दिया हुआ है 1000 रुपया। इंश्योरेंस कितना दिया हुआ है? इंश्योरेंस दिया हुआ है 1000 रुपया। अब याद रखना जो इंश्योरेंस है इसमें भी क्या एडजस्टमेंट है, यानी इसको भी अपन को क्या कर देना है? इंश्योरेंस को यहां से कट कर देना है। इसका मतलब यहां पे क्या है? एडजस्टमेंट है। और इंश्योरेंस के बारे में ध्यान से क्वेश्चन को देखो तो लिखा हुआ 3 माह का बीमा प्रीमियम पेशगी भुगतान की गई। अब देखो ये जो बात लिखी हुई है 3 माह का बीमा प्रीमियम पेशगी भुगतान की गई, इसका मतलब यह है कि एडवांस में 3 महीने का बीमा प्रीमियम दे दिया गया। पेशगी भुगतान का मतलब समझते हो क्या होता है? पेशगी भुगतान का मतलब होता है एडवांस में दिया।
पेशगी भुगतान का मतलब क्या होता है, एडवांस में दिया। यानी कि बीमा कितना था, 1000 रुपया, इस 1000 रुपये के बाद 3 महीने का एडवांस में दे दिया है। ठीक है, तो करना क्या है अपन को भाई, करना यह है कि अगर 1000 रुपये एडवांस में दे दिया गया तो उसको क्या करना है, माइनस करना। इस 1000 रुपया में 3 महीने का जो बीमा था वो पेशगी भुगतान कर दिया गया। पेशगी मतलब एडवांस है या प्रीपेड है, तो इसको अपन क्या कर देंगे, बोले सर इसको अपन प्रीपेड कर देंगे। सर नहीं समझ में आया इस पॉइंट को, तो ठीक है बच्चा फिर से समझो, नहीं समझ में आया तो समझो। बीमा कितना दिया हुआ है, 1000 रुपया दिया हुआ है। इस 1000 रुपये में 3 माह का जो बीमा प्रीमियम है वो एडवांस दिया हुआ है। 3 माह का मतलब क्वेश्चन ये भी लिख सकता था कि बीमा जो था अप्रैल मई जून तक का चुका दिया गया। अगर ये लिख देता तो आप सीधे से समझ जाते कि 3 माह का एडवांस दिया गया, लेकिन वहां पे जून ना लिख करके सीधे बोल दिया कि 3 माह का जो बीमा था इसमें शामिल था एडवांस, और यदि वो एडवांस शामिल था तो सिंपल सी बात है उसको अपन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब 3 महीने का बीमा प्रीमियम होगा कितना भाई, 1000 है, 1000 का 3 बटे यदि 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा, बोले सर 4 दूनिया 4 पंचे 20, 250 रुपया। अब बच्चे ये मत बोलना कि सर आपने 3 बटे 12 क्यों किया, भाई सिंपल सी बात है, जितने माह का बीमा प्रीमियम एडवांस है उतने ही महीने का घटाएंगे ना, उतने ही महीने का घटाएंगे ना, तो कितना घटा दिया हमने, 250 रुपया। यानी कि इस 1000 रुपये के बीमा में 250 रुपया वो था जो 3 महीने का एडवांस था। क्लियर है, और यदि एडवांस है तो घटा दिया। अब आप मेरे से पूछ सकते हैं कि सर 250 आपने क्यों घटाया, भाई मेरे आप सबको पता है कि यदि हम 31 मार्च 2018 का बना रहे हैं, यानी 1 अप्रैल से 31 मार्च, किसी भी महीने की यदि आय और व्यय ज्यादा ली जाएगी अगले महीने की एडवांस में, तो उसको अपन माइनस ही करेंगे। तो इसलिए मैंने 250 यहां माइनस कर दिया। ठीक है, क्लियर है, अब तो यार क्लियर ही होगा। ओके चलो ठीक है, आगे यदि बात की जाए तो क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है विनियोग के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। भवन हेतु पेशगी दी, इसका भी नहीं लिखेंगे, और शेष खाते बिल्कुल भी नहीं लिखने वाले। इसका मतलब हम लोगों ने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है, इसका मतलब हम लोगों ने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब अपन को करना है क्या है, अब अपन को केवल एक काम करना है, जोड़ करके घटा देना है, और ये देख लेना है कि सरप्लस आया है कि डिफिशियंसी आई है। क्या आया है, सरप्लस आया है कि डिफिशियंसी आई है। तो जल्दी से इसको अपन जोड़ लेते हैं। तो इसको अपन ने जोड़ा, कितना आ गया, 10 4 14 3 17 17 17 17,000 7 5 12 2 1 3 17,325। कितना आ गया, 17,325। एक सेकंड, कुछ और नहीं जोड़ रहे हैं क्या, ये जोड़ने वाला सिस्टम डेली कभी कभी मिस्टेक हो जाता है ना। कितना करना है भाई, 10 3 13 4 17 4 21, सॉरी भाई 4 4 8 3 11 11 10 कितना हो गया, 21। ठीक है ना, तो 5 7 5 12 1 1 2। ठीक है, और ये कितना हो गया, और 4 4 8 3 11 10 21, 21,225 आ रहा, हाँ करेक्ट 21,225। अब आराम से जोड़ेंगे। कल भी एक पॉइंट में मिस्टेक हो गई थी ना, वहां पे 3200 में 100 घटाया था तो 3000 लिख दिया था, बाद में हालांकि लास्ट में मैंने उसको क्लियर किया था। ठीक है, तो 21,225। चलो ठीक है, अब इसको अपन को क्या कर देना है, जोड़ के घटा देना है जल्दी से, तो सरप्लस आ जाएगा। तो इसको अपन ने जोड़ा तो कितना आ गया जल्दी से, तो ये अपन का जोड़ लेना आप इसको, और जोड़ने के बाद आपका जो आंसर आ जाएगा वो मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, वो आ जाएगा। आपकी बुक में भी आंसर दिया होगा, वहीं से मैंने लिख दिया 975। कितना आ गया, 975। सर अगर नहीं आया जोड़ के तो क्या करेंगे, तो भाई आप भी आई हो, मैं भी आऊं, कहां भागा जा रहा हूं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं लगाऊं सवाल और आंसर ना आए। हाँ एक चीज हो सकती है कि जोड़ घटाना मैं मिस्टेक कर दूं, वो बात अलग है। बाकी जो आपका कॉन्सेप्ट है वो कहीं पे भी आपको डाउट नहीं करेगा, यानी कि जो मैं ये करा रहा हूं ये कहीं गड़बड़ नहीं होने वाला है। प्लस माइनस में कभी हो सकता है कि ऐसे मिस्टेक्स हो जाएं। ठीक है, ओके चलो ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लो और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में। ठीक है, और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, याद रखना लाइक करना मत भूलिए, शेयर नहीं करना है। एक बार फिर से मैं बोल रहा हूं आप लोगों को, डेली ये बात मैं आपको जरूर बोलूंगा ताकि आप सभी लोग सजग हो जाएं। ठीक है, हालांकि जल्दी हमारा ऐप भी आ जाएगा, तो उसके माध्यम से आप लोगों को पासवर्ड दे दिया जाएगा, तो केवल आप ही उसको खोल भी सकते हो, शेयर भी नहीं कर पाओगे उसको, ना डाउनलोड कर पाओगे उसको। ठीक है, या डाउनलोड का ऑप्शन हम लोग कर भी देंगे, उसमें परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। मेन समस्या क्या है, उन बच्चों से जो वीडियो को शेयर कर रहे हैं, अभी भी कुछ बच्चे हैं, अभी उनका नाम मैं आपको उसमें भेजूंगा, उनको एग्जिट कर दिया गया है, और बिल्कुल जाइए ऐश करिए आराम से। ठीक है, तो मेरी टेक्निकल टीम से गुजारिश है कि उनका नाम आप बच्चों को ग्रुप में सेंड जरूर कर दीजिए। जो एक बच्चा है जिसने वीडियो को शेयर किया उसको ब्लॉक कर दिया गया है। ओके ठीक है, बिल्कुल उसका मैसेज भी यहाँ पे सेंड कर दीजिए। तो चलिए, जिस बच्चे को यहाँ पे
निकाल दिया गया है, तो मेरे लिए उनकी सहानुभूति है, पैसे बिल्कुल उसके वापस नहीं किए जाएंगे। ठीक है, एक बात मैं आप भी फिर से आपसे बोल रहा हूं, मैंने कल भी बोली थी और मैं परसों भी बोला था, और जिस दिन पेमेंट हो रही थी मैंने सभी को पर्सनली फोन करके बोला था। बाद में वो बच्चा माफी मांग रहा था, सर मेरे से गलती से हो गया। कोई गलती से नहीं हुआ यार, हम लोगों को बेवकूफ समझ रखे हो क्या आप लोग? यानी ये जो लोग ऐसे बच्चे कर रहे हैं, है ना, इनको लग रहा है कि इतना बड़ा सर्वर चल रहा है तो सर को पता ही नहीं चलेगा, हम डाउनलोड करके उसको शेयर कर देंगे। भैया मेरे यहां सब कुछ पता चलता है। अगर हमारी टीम से यहां पे 100 लोग जुड़े हैं, तो अगर 101 व्यूज आ जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा कि वो 101वां व्यूज कौन सा था, वो एक व्यूज कौन सा था और किसने शेयर किया हुआ था। इतना तो कॉमन सेंस लगाओ ना यार। इसलिए प्लीज मुझे टेक्निकल में मत घुसेरो, वरना मैं तुमको बाहर कर दूंगा। आराम से मेहनत करके पढ़ो, ऐसा ना दूसरों के कल्याण के चक्कर में अपना कल्याण समाप्त कर दो कभी भी। ठीक है, आप कभी भी ज्वाइन नहीं कर सकते हो, जितनी बार भी मन्नतें आप कर दो। इस बात का विशेष ध्यान रखना, मैं डेली आके यहाँ पे एक बात बोल रहा हूं। ठीक है, और मुझे पता है कि आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। चलिए इसको स्क्रीनशॉट आप लोग खींच लीजिएगा, हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। तो जल्दी से लगा दीजिए सर स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 15। ध्यान से देखो, क्वेश्चन नंबर 15 स्क्रीन में शो हो रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन फिर शो होना बंद हो जाता है, इसलिए बंद हो जाता है क्योंकि मैं सवाल करता हूं तो सवाल दिखना चाहिए। क्वेश्चन लगवा इसलिए दिया जाता है ताकि आप लोग क्वेश्चन को मैच कर सको कि आपकी बुक में किस नंबर पे है। ठीक है, क्योंकि हो सकता है संख्याएं तो वही रहेंगी, संख्याएं नहीं बदलेंगी, डेट का इशू हो सकता है। जिनकी थोड़ा पुरानी बुक है उनके में 31 मार्च 2018 इंड डेट ना होकर के 30 दिसंबर हो सकती है। ठीक है, या 2018 ना होकर के 2017 हो सकता है, या जिनकी नई है उनके में बहुत नई है 2019 हो सकता है। वैसे मेरे पास नई ही है तो उसमें ही 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो मतलब ऐसी चीजें हैं, तो ये चीजें तो नॉर्मल है भाई, जो जैसा डेट होगा उसके लिए अपन वैसा कर लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, इसको अपन यहाँ पे मिटा लेते हैं। बार बार अब मेरे को लाइन नहीं खींचनी पड़ेगी, वरना उसमें भी समय लगेगा। ठीक है, अपन का क्या है कि जो क्लास अपन को 30 से 40 मिनट देना है ना, उसमें बिल्कुल ना ही अपन फालतू में बात करें, केवल हमारा कॉन्सेप्ट अपने सवालों पे रहे। ठीक है, चलो ठीक है, तो क्वेश्चन तो आपने मिला ही लिया होगा, स्क्रीन पे लगा दिया था सर आपने। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, रोटरी क्लब का प्राप्ति भुगतान। रोटरी क्लब किसका है? रोटरी क्लब का है। ठीक है, चलो ठीक है, तो रोटरी क्लब का बनाना है अपन को, तो यहां पे बस एक चीज लिख लो, रोटरी क्लब। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन दिया हुआ, पहले तो जो एडजस्टमेंट है उसके बारे में अपन जल्दी से लिख लेते हैं। ठीक है, दिया हुआ क्लब के 400 सदस्य, प्रत्येक सदस्य से चंदा लेना है, यानी भाई चंदे को कोष्टक में रखो। ठीक है, चंदे को कोष्टक में रख दो। ठीक है, ओके। आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है? विनियोग की बात कर रहे हैं, विनियोग को कोष्टक में रखो। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये जो मैं लिख रहा हूं ना, इन सब चीजों को समझना, इन चीजों को समझना। ठीक है, ओके, कि ये क्या है? वेतन, तो यहां पे वेतन लिख देना। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होंगे ना, उनको लगेगा अरे ये क्या, मेरे को याद रहेगा क्या एडजस्टमेंट है, तो फिर वो एग्जाम टाइम में पता चलता है, काट पीट जब करोगे पूरे कॉपी में अपने। आगे क्या दिया हुआ? कर, टैक्स के बारे में, तो इसको टैक्स भी अपन लिख लेते। ठीक है, ये एडजस्टमेंट है, चंदे में एडजस्टमेंट है, विनियोग पर है, वेतन पर है, और किस पर है? टैक्स पर है। ठीक है, चलो, तो इनको करते समय में ध्यान कर लेना है। अब अगर बात करते हैं यहां पे, तो पहला दिया हुआ है किससे शुरू करें? रिसिप्ट से। चलो रिसिप्ट से शुरू कर देते हैं। पहले दिया हुआ है चंदा बाई सब्सक्रिप्शन, तो यहां पे लिखो बाई सब्सक्रिप्शन, बाई सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अब देखो, हालांकि चंदे को कॉलम के अंदर लिखना है, लेकिन आप जब इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहां चंदा तो सर 3 अलग अलग वर्षों का दिया हुआ है। 2016-17 का 150 दिया हुआ है, 2017-18 का 4500 दिया हुआ है, 2018-19 का 75 दिया हुआ है। ये सर बात समझ में नहीं आ रही। भाई बात क्यों नहीं समझ में आ रही? एक बात बताओ, हम बना क्या रहे हैं? बोले सर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। यहां पर किस वर्ष का लेखा होगा? बोले सर जिस वर्ष का खाता बन रहा है। किस वर्ष का खाता बन रहा है? 31 मार्च 2018 का, यानी 1 अप्रैल 2017 से 31 मार्च 2018, यानी 17-18 का जो चंदा होगा वो यहां पे लिखेंगे, ना तो गत वर्ष का लिखेंगे ना तो आगामी वर्ष का। ओके, तो केवल कौन सा चंदा लिखा जाएगा? 4500 रुपये। कॉलम के अंदर क्यों लिख रहा हूं? कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगा, क्योंकि यहां पे मैंने चंदे को लिखा हुआ है। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। 4500 मैंने क्यों लिखा? अच्छा, 150 और 75 रुपये मैंने क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 75 रुपये एडवांस था और 175 रुपये गत वर्ष का था। और आप सबको पता है कि आय व्यय खाते में केवल और केवल वही आय लिखी जाएगी, वही व्यय लिखी जाएगी जो उसी वर्ष से संबंधित हो। अब यार इतना तो आपको क्लियर हो गया होगा, लास्ट सवालों में हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, चलो, तो कितना हो गया? 4500। अच्छा, इसका एडजस्टमेंट देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है? एडजस्टमेंट में दिया हुआ है कि क्लब के 400 सदस्य हैं। क्लब में कुल कितने सदस्य हैं? 400 सदस्य हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग प्राप्ति भुगतान खाते में कर चुके थे। ठीक ना, 400 सदस्य हैं, प्रत्येक सदस्य 15 रुपया चंदा देता है। अगर प्रत्येक 15 देता है तो टोटल यदि बात की जाए तो कितना चंदा हो गया? 6000 हो गया।
टोटल कितना चंदा हो गया, 6000 हो गया। जबकि क्वेश्चन के हिसाब से तो चंदा कितना मिला है, 4500, यानी कि अभी क्या है, बोले सर एक्रूड है। अभी क्या है, बोले सर एक्रूड है। अच्छा एक्रूड कितना है, बोले सर एक्रूड है 1500। अब आप मेरे से बोलेंगे सर ये 1500 रुपया कहां से एक्रूड आ गया, ये तो टोटल 6000 था। भाई चंदा टोटल कितना है, 6000 है ना, क्योंकि प्रत्येक सदस्य 15 रुपया चंदा देता है, 400 सदस्य हैं तो चंदा टोटल कितना है, 6000 है। चंदा मिल कितना चुके हैं, बोले सर 4500, मिलना कितना बाकी है, बोले सर 1500। क्लियर है, क्योंकि टोटल तो 6000 है, 6000 में 4500 घटा दो, कितना मिलना बाकी है, 1500। ये 1500 में एक्रूड मैंने क्यों लिखा, एक्रूड का मतलब उपार्जित चंदा था, वो चंदा था जो उपार्जित तो हो चुका था लेकिन अब तक प्राप्त नहीं हुआ था, इसलिए 1500 मैंने एक्रूड में जाके लिख दिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सभी लोगों को? चलो ठीक है। देखो अगर आप क्लास रेगुलर लोगे ना तो आप सभी लोगों को समझ में आएगा, और अगर आपको यहां से पढ़ाया समझ में नहीं आ रहा ना तो कभी भी आपको समझ में नहीं आएगा, कभी भी नहीं समझ में आएगा, मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं। ठीक है, कभी भी आपसे फिर सवाल नहीं बनने वाले हैं। अब वो तो शुक्र है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थ्योरी के भक्त हैं, सवाल से बहुत कम मतलब रखते हैं, तो उनको भी अमित सर की क्लास पसंद आती होगी, क्योंकि अमित सर पूरी पहले थ्योरी भी बताते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव भी, फिर सवाल भी। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहां पर याद रखना हमसे पढ़ना है तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा, थ्योरी, सवाल, ऑब्जेक्टिव सब कुछ कराया जाएगा। बिल्कुल आपकी जो फीस है ना वो डबल करके मैं लौटाने वाला हूं ज्ञान के साथ, बिल्कुल। ठीक है, चलो एक्रूड। उसके बाद अगर बात की जाए तो क्या करना है, जनरल डोनेशन की बात किया हुआ है। किसकी बात की हो, जनरल डोनेशन की। तो यहां पे जनरल डोनेशन लिख लेते हैं, जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन का मतलब ही हो गया सामान्य दान, और सामान्य दान की राशि यदि कम है तो अपन को आगमगत आय मानना है, इसके बारे में हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो जनरल डोनेशन कितना दिया हुआ है, जनरल डोनेशन दिया हुआ है आपका 650 रुपया। कितना दिया हुआ है, 650 रुपये। जनरल डोनेशन कितना दिया हुआ है, 650 रुपये दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ड्रामा से आए, इनकम फ्रॉम लेक्चर, इनकम फ्रॉम, अच्छा ड्रामा है तो ड्रामा लिख दो, इनकम फ्रॉम ड्रामा। ड्रामा से आए कितनी है, तो बोले सर ड्रामा से आए 1025। ड्रामा से आए कितनी है, बोले सर ड्रामा से आए 1025। आगे दिए पुराने फर्नीचर की बिक्री। तो अब देखो यहां पे थोड़ा सा याद रखना, पुराने फर्नीचर की बिक्री दी, तो क्या पुराने फर्नीचर की बिक्री यहां पर लिखेंगे, बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप सबको पता है कि पुराने फर्नीचर की बिक्री तो यहां पे लिखी ही नहीं जाती है। तो फिर क्या लिखेंगे यहां पे, इस बात को ध्यान से समझना। देखो फर्नीचर की जो राशि है वो कितनी दी है, बोले सर कोष्टक में लिखी हुई है लागत मूल्य 300 रुपया। लागत मूल्य का मतलब क्या है, पहले तो ये समझो। लागत मूल्य का मतलब होता है कि जो फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस है, कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मतलब लागत मूल्य। सिंपल सी बात है ना, कि अलग होता है क्रय मूल्य और लागत मूल्य। कॉस्ट प्राइस और क्रय मूल्य में अंतर होता है। आप केवल इतना समझो, यहां पे अंतर क्या होता है क्या नहीं होता है, मैटर नहीं करता है। ठीक है, वैसे अंतर नहीं होता, कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य एक ही होता है। ठीक है, तो क्रय मूल्य या लागत मूल्य कितना दिया हुआ है, बोले सर ये लागत मूल्य दिया हुआ है 300 रुपया। कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है, बोले सर कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 300 रुपया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उस फर्नीचर को बेचा कितने में, बोले सर 225 रुपये में बेचा है। तो क्या हुआ उसको, बोले सर हानि हुई है। सिंपल सी बात है। कैसे सर पता चला हानि हुई है, भाई फर्नीचर की कीमत कितनी थी, 300 थी, फर्नीचर बेचा कितने में, बोले सर 225 रुपया में, तो हानि कितने की हुई है, बोले सर 75 रुपये की। ये लाभ हुआ कि हानि हुई, बोले सर हानि हुई है। तो अगर हानि हुई है तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं टू लॉस, बात को समझो, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। फर्नीचर को बेचने से हानि कितनी, बोले सर 75। ये 75 कहां से आ गया, ये सभी लोगों को समझ में आ गया। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 75 कहां से आ गया, सभी को समझ में आ गया। एक बार फिर से समझो, फर्नीचर 300 रुपया का था, जिसकी लागत 300 थी, बेचा 225 रुपया में था, तो फर्नीचर था कितने का, ना इसका लेखा यहां पे होगा। फर्नीचर कितने में बेचा, इसका भी लेखा यहां पे नहीं होगा। लेकिन फर्नीचर को बेचने से जो लाभ हुआ है, जो हानि हुई है, उसका लेखा यहां पर होगा। और फर्नीचर को बेचने से हानि कितनी की हुई है, 75 रुपये की हुई है। अगर आपने वास्तव में बहुत अच्छे से क्लास को लिया होगा तो मैंने बताया था कि संपत्तियों की कीमत नहीं लिखते हैं, लेकिन संपत्तियों के क्रय एवं विक्रय से जो लाभ या हानि होती है उसका लेखा यहां पर जरूर होता है। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका हूं पहले भी। ठीक है, चलो ठीक है। आगे यदि बात की जाए तो फिर क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ है, बस ठीक है इतना ही है अभी, इनकम फ्रॉम ड्रामा इसमें इतना ही है। ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं भुगतान साइड में। ठीक है, भुगतान में क्या दिया हुआ, पहले दिया हुआ जर्नल एक्सपेंसेस टू जनरल एक्सपेंसेस। सामान्य दान कितना दिया हुआ है, अच्छा इसमें एक चीज काट लेते हैं, चंदे का अपन ने काम कर दिया। ठीक है,
सामान्य दान कितना दिया हुआ है, तो सामान्य व्यय कितना दिया हुआ है, 650 रुपया। सामान्य व्यय कितना दिया हुआ है, 650 रुपया। ठीक है, आगे क्वेश्चन है ड्रामा व्यय, ड्रामा एक्सपेंसेस, टू ड्रामा एक्सपेंसेस। ठीक है, टू ड्रामा एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस कितना दिया हुआ है, बोले सर ड्रामा एक्सपेंसेस दिया हुआ 625 रुपया, तो इसको 625 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दिया हुआ है समाचार पत्र, न्यूज पेपर, क्या दिया हुआ है, न्यूज पेपर, क्या दिया हुआ है, न्यूज पेपर। सैलरी भी छूट गई है तो इसको लिख लेते हैं, पहले सैलरी को लिख लेते हैं। ठीक है, सैलरी के बारे में लिखा हुआ है ना, जनरल एक्सपेंसेस के बाद सैलरी है। सैलरी कितनी है, 1000 रुपया। सैलरी को कॉलम के अंदर लिखो, क्यों, क्योंकि सैलरी में भी क्या है, समायोजन है। इसको कट कर दिया, यानी समायोजन यहाँ पे हम लोग क्लियर किए ले रहे हैं। अब देखो सैलरी के बारे में क्या लिखा हुआ है, सैलरी के बारे में लिखा हुआ है कि वेतन केवल 10 माह का दिया गया। सैलरी के बारे में क्या दिया गया, संयोजन पे जाना, संयोजन में लिखा हुआ है सैलरी केवल 10 माह की है। एक बात बताओ, एक माह की सैलरी कितनी होगी, हद यार, अगर 1000 रुपया 10 माह की है तो एक माह की 100 रुपया रही होगी भाई, तभी तो 10 महीने की 1000 रही होगी। अब इतनी भी यदि मैथ नहीं समझ पा रहे हो तो फिर दिक्कत वाली बात है। क्वेश्चन ने ये बोला है कि जो वेतन है वो 10 माह का दिया गया है, तो भाई 10 माह का क्यों दिया गया है, पूरे 12 महीने का देना पड़ेगा उसको, यानी कि 2 महीने का क्या है, बोले सर आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग ओएस का मतलब आउटस्टैंडिंग कितना है, बोले सर 2 माह का, कितना 200। अब आप में से काफी सारे लोगों के जो चेहरे हैं वो लाल पड़ गए होंगे, उनको लगा होगा कि सर ये 200 रुपया कहां से आ गया और ये 100 रुपया कहां से आ गया। समस्या है, ये उन्हीं को प्रॉब्लम हुई कि जिनकी थोड़ा सा बेसिक मैथ बहुत कमजोर है। आप बताओ 10 महीने का अगर वेतन 1000 है तो एक महीने का कितना रहा होगा, 100 रुपया रहा होगा। तो यदि एक महीने का 100 रुपया था और 2 महीने का वेतन नहीं दिया था तो 200 रुपया जोड़ दिया ना 2 महीने का, तो पूरे साल भर का कितना हो गया, 1200। सर आप साल भर का क्यों दे रहे हैं, पूरा का पूरा, हद है यार, आय व्यय खाता तो पूरे साल भर का ही बनता है ना। तो 200 रुपया वेतन क्या था, बोले सर 200 रुपया आउटस्टैंडिंग, तो यहां पे मैंने जोड़ दिया। ठीक है, आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ वेतन के बाद, ड्रामा एक्सपेंसेस मैंने यहां पे लिख दिया था पहले ही। उसके बाद न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर को लिख दो, टू न्यूज़पेपर, टू न्यूज़ पेपर। अच्छा, न्यूज़पेपर कितना दिया हुआ, न्यूज़पेपर का दिया हुआ है 225 रुपया, तो न्यूज़पेपर में तो संयोजन नहीं है, 225 यहां पे लिख दो। आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ न्यूज़पेपर, धर्मादा लिखा हुआ, डोनेशन, टू डोनेशन। ठीक है, अभी मत बोलना कि सर डोनेशन तो यहां पे आएगा, भाई सिंपल सी बात है, अगर अलाभकारी संगठन है तो डोनेशन दे भी तो सकती हैं, दान दे भी तो सकती हैं। अब आप मेरे से बोलोगे सर तो कैसे पता चलेगा कहां पे दान दिया, कहां पे दान मिला है, हद है यार, अगर वो रिसिप्ट में लिखा है तो दान मिला है, और अगर वो पेमेंट में लिखा है तो दान दिया है, और यदि ये पेमेंट में है तो सिंपल सी बात है ये क्या होगा, व्यय होगा। इतना तो कॉमन सेंस लगाओ यार। चलो ठीक है, तो डोनेशन कितना दिया हुआ है, बोले सर डोनेशन के बारे में दिया हुआ है कि 350 रुपया, 350 अपन ने इसको भी लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे क्वेश्चन ने क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। हम सबको पता है इन्वेस्टमेंट का कुछ नहीं करते, बीच में टैक्स दिया हुआ, टैक्स को भी लिख लो जल्दी से। टैक्स के बारे में अपन ने कितना लिख दिया, 120 लिख दिया, कॉलम के अंदर लिख दिया। कॉलम के अंदर क्यों लिखा, क्योंकि साफ साफ यहाँ पे टैक्स के बारे में भी समायोजन है, टैक्स के समायोजन को भी हमने काट दिया, और टैक्स के बारे में पीछे लिखा हुआ है कर 20 रुपया पूर्व दत्त है। पूर्व दत्त का मतलब क्या होता है, प्रीपेड, प्रीपेड का मतलब क्या होता है, माइनस, 20 रुपया माइनस कर दो तो कर कितना हो जाएगा, बोले सर 100 रुपया हो जाएगा। कर कितना हो जाएगा, बोले सर 100 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। टैक्स कितना हो जाएगा, बोले सर 100 रुपया हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है, यहां पे कंफर्म है। ठीक है, आगे यदि बात की जाए तो क्या दिया हुआ है, विनियोग की बात कर लेते हैं। देखो विनियोग दिया हुआ है 2000 रुपया, विनियोग कितना दिया हुआ है, 2000 रुपया दिया हुआ है। कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट होगा तभी यहां पे विनियोग लिखा हुआ है, इसको भी कट कर देते हैं, यानी बारी आ गई विनियोग की। विनियोग के बारे में लिखा हुआ है कि विनियोगों पर, ब नंबर संयोजन की मैं बात कर रहा हूं, विनियोगों पर 10% से 6 माह का जो ब्याज है वो क्या है, अप्राप्त है। अप्राप्त है का मतलब क्या है, बोले सर एक्रूड है, और किसका, बोले सर इन्वेस्टमेंट का। बाई में आएगा कि टू में आएगा, बाई में आएगा। क्यों बाई में आएगा, बोले सर सबको पता है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट किधर आता है, बोले सर आय में आता है। किधर आता है, बोले सर आय में आता है। ठीक है, अब आय में तो आता है तो कितना लिखेंगे, बात को समझो। इन्वेस्टमेंट तो 2000 है तो इन्वेस्टमेंट तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट एक संपत्ति है, संपत्ति को नहीं लिखते हैं, तो फिर क्या लिखेंगे, जो इस पर ब्याज मिला। और ब्याज कितना मिला है, बोले सर 10% की दर से मिल रहा है। कितने परसेंट की दर से, 10% की दर से अगर मिलेगा तो ब्याज कितना मिलेगा, बोले सर 20 रुपया मिलेगा। अगर 10% की दर से मिलेगा तो ब्याज कितना मिलेगा, बोले सर 200 रुपया, सॉरी कितना मिलेगा, बोले सर 200 रुपया मिलेगा। अगर 2000 का 10% की दर से ब्याज मिलेगा तो कितना मिलेगा, 200 मिलेगा। लेकिन कितने महीने का है, 6 माह का ब्याज अप्राप्त है। बात को समझो,
यहां पे समझो जो टोटल है वो कितना है, बोले सर 2000 का 10% 200 रुपया मिलेगा, लेकिन इसमें अप्राप्त कितने का, बोले सर 6 महीने का, तो 6 महीने का इसको कर लो 6/12 और क्या, तो 6 कम 6 दूनी 12 कितना आ जाएगा, बोले सर 100 रुपये। यहां पे कितना लिख दो, बोले सर 100 रुपये लिख दो, कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आप में से काफी सारे लोगों को ये 100 रुपया समझ में नहीं आया होगा, मैं समझ सकता हूं उनकी मैथ की कंडीशन को कि इतना कमजोर मैथ है, इसीलिए उनको समझ में नहीं आया होगा कि सर 100 रुपया कहां से आ गया हमारा। ठीक है, तो अब फिर से एक बार समझ लो 100 रुपया कहां से आ गया। अच्छा, पहले एक तो नॉर्मल व्यू देख लो, सब्सक्रिप्शन 4500 था, 15 क्योंकि क्लब में 400 सदस्य थे, प्रत्येक से 15 लेना था तो 6000 होता, 1500 रुपया एक्रूड था। जनरल डोनेशन 650 था, इनकम फ्रॉम ड्रामा 1025 था, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर 75 था। भाई फर्नीचर की कीमत 300 थी, 225 में बेचा तो लॉस हुआ 75 का, 75 लिख दिया। जनरल एक्सपेंसेस 650 था, ड्रामा एक्सपेंसेस 625 था, सैलरी 1000 थी, 10 महीने की दी गई थी, 2 महीने की बची हुई थी तो इसलिए 2 महीने की यहां प्लस कर दिया। अच्छा 2 ही महीने की प्लस किया, 3 का क्यों नहीं कर दिया, क्या आप चलिए 13 महीने का दोगे, यहां पे एडवांस थोड़ी चलेगा बेटा। ठीक है, तो यहां पे कितना हो जाएगा, बोले सर यहां पे 1200 हो जाएगा। तो न्यूज़पेपर कितना हो गया, बोले सर 225, न्यूज़पेपर कितना हो गया 225। ठीक है, न्यूज़पेपर कितना हो गया 225। ठीक है, पानी ठीक, तो न्यूज़पेपर कितना हो गया 225 हो गया। डोनेशन की यदि बात की जाए तो कितना दिया हुआ है 350 दिया हुआ है। टैक्स की बात की जाए तो 120 दिया हुआ है, 20 रुपया पूर्व दत्त व्यय, इसलिए हमने यहां पे इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब बात आती है इन्वेस्टमेंट पर। इन्वेस्टमेंट कितना दिया हुआ है, बोले सर इन्वेस्टमेंट दिया हुआ 2000, कितने दर से इसको रेट देना है ब्याज, बोले 10% की दर से। कितना ब्याज मिलेगा, बोले सर 200 रुपया, लेकिन ये 200 तो क्या है 6 महीने का अपन को देना है, क्योंकि 6 महीने का ब्याज अप्राप्त है, तो 6 दूनी 12 यानी कितना लिखना है 100 लिखना है। गलती से यहां पे 200 मत लिख देना, क्यों, क्योंकि जितना अप्राप्त है उसको लिखना है, जितना अप्राप्त है उसको लिखना है, जो प्राप्त हो गया है उसका लेखा यहां पे नहीं किया जाएगा, जो प्राप्त हो गया उसका लेखा यहां पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अब चलो कुछ नहीं बचा हुआ, जल्दी से इन सबको जोड़ दो और जोड़ने के बाद इसको क्या कर दो, घटा दो। ठीक है, तो इन सबको जोड़ोगे तो कितना आएगा, इन सबको जोड़ोगे तो यहां आ जाएगा 0, सॉरी 0 कहां से आएगा भाई, 5 5 2 7 6 7 6 7 7775। ठीक है, 7775 में जब इसको घटाओगे तो सरप्लस कितना आएगा, तो सरप्लस आ जाएगा 4550 आंसर में दिया है, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको चीजें समझ में आ गई, आप घटा भी लेना है इसको। ठीक है, तो कितना आ गया 4550 आ गया, करेक्ट है। सरप्लस आय अधिक था, व्यय कम थी, तो अंतर की राशि हमेशा क्या कहलाएगी, सरप्लस। अच्छा, सरप्लस को हिंदी में अधिक बोलते हैं। ठीक है, इसको याद रखना क्योंकि ऑब्जेक्टिव में ये चीजें आएंगी कि यदि आय अधिक होती है, व्यय कम होता है, तो अंतर की राशि क्या कहलाती है, अधिक कहलाती है। ठीक है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और या तो वीडियो को पॉज करके लिख लिया करो। ठीक है, या तो दोबारा देख लिया करो वीडियो को, वीडियो तो आपके पास पड़े रहेंगे। सोचिए कितनी अच्छी सुविधा है, पता नहीं काफी सारे बच्चों ने ट्रस्ट करके परचेज नहीं किया। ठीक है, नहीं किया, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, क्योंकि भीड़ रख के करेंगे भी क्या, हमको तो पढ़ाना उन्हीं को है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, और जो पढ़ने वाले हैं उनके लिए कितना बेनिफिट है। सोचो आप तो वहां पे स्कूल में जाते थे और किसी दिन आप नहीं गए तो वो क्लास आपकी छूट जाती थी। यहाँ पे तो क्लासेस आपको पढ़ी रहेंगी भैया, कुछ नहीं होने वाला है, जब तक आपका बैच चलेगा तब तक आपको पूरी क्लासेस पढ़ी रहेंगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये तो इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ओके, ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन में। अच्छा, अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए वर्क के लिए दे रहा हूं। ठीक है, उस क्वेश्चन का कमेंट में आप आंसर करिएगा कि आया कि नहीं आया। ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं फिर भी वहां पे बता दूंगा आपको, कल फिर मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अगर आपका नहीं आया होगा तो पक्का। ठीक है, अच्छा एक बार सुन लो जिनको थोड़ा सा डाउट है 16 नंबर पे। ठीक है, 16 नंबर ध्यान से देख लो, सर लगा दो, 16 नंबर भी लगा दो। ठीक है, एक बार चेक कर लो, अगर मैं कुछ समझा रहा हूं, अगर आ गया तो ठीक है, आप लोगों का नहीं आएगा तो मैं बोर्ड पे बता दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज अगर जिसका नहीं है तो जरूर पूछना, एक बंदे का भी नहीं आएगा तो उसका भी यहाँ पे बोर्ड में बताया जाएगा, मेंशन किया जाएगा। ठीक है, दिया हुआ रोकड़ से क्या लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, सदस्य शुल्क लिखेंगे, टिक कर लो, सदस्य शुल्क लिखेंगे। खिलाड़ियों का सदस्य का चंदा कितना लिखेंगे, केवल 2017-18 का 600 रुपया। ठीक है, एडजस्टमेंट अभी मैं नहीं देख रहा हूं, एडजस्टमेंट जो होगा उसको अपन कर लेंगे। फिर आगे क्या है, अवैतनिक सदस्यों का चंदा 2017-18 का लिखेंगे 4725, ध्यान से समझ लो 4725 लिखेंगे। सार्वजनिक खेल को लिखेंगे बिल्कुल 1120 लिखेंगे, ये आय में लिखेंगे। स्थायी जमा पर ब्याज को लिखेंगे बिल्कुल लिखेंगे 141, ये भी लिखा तो था, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट वही तो था जमा पर ब्याज, अब यहाँ फिक्स्ड डिपॉजिट पर इंटरेस्ट है तो वो भी लिखेंगे।
इधर अगर वे में आ जाएं तो किराया कर भी लिखेंगे, मुद्रण विज्ञापन भी लिखेंगे, डाक व लेखन सामग्री भी लिखेंगे, मजदूरी व निर्णयता का शुल्क भी लिखेंगे, खिलाड़ियों का आवागमन का व्यय भी लिखेंगे, मंडप की मरम्मत लिखेंगे, मंडप की वृद्धि नहीं लिखेंगे। नोट कर लो, मंडप की वृद्धि नहीं लिखेंगे। सर मंडप की मरम्मत लिखेंगे, वृद्धि क्यों नहीं लिखेंगे? मंडप का मतलब समझते हो? बिल्कुल आप सबको मंडप का मतलब पता ही होगा, ठीक है। जिनके घरों में अपने भाइयों की या बहनों की शादी हुई हो हाल ही में, तो उनसे पता करिएगा, वो बता देंगे कि मंडप क्या होता है। यानी जो मड़वा होता है जिसके नीचे शादी वगैरह होती है, उसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक ना, मंडप। तो अगर बात की जाए तो मंडप में वृद्धि हुई है, यानी कि मंडप में एसेट्स में, मंडप एक प्रकार की एसेट्स है गैर व्यापारिक की, उनकी एसेट्स में वृद्धि हुई है, तो यहां पर लेखा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो मंडप की जो वृद्धि हुई है उसका लेखा नहीं होगा। विकेट की चटाई इसका लेखा होगा, बल्ले गेंद ये सब जुड़े जाएंगे। अब देखो बात कर लेते अगर एडजस्टमेंट में क्या, इतना समझ गए आप लोग क्या क्या लिखना है? एक बार फिर से उसको रिकॉल कर लेना, वीडियो को रिवाइज करके आपको पता चल जाएगा। किराया दिया हुआ है, एडजस्टमेंट कर लोगे आप लोग। कर पे भी एडजस्टमेंट कर लोगे, पेशगी है तो माइनस कर देना। मजदूरी निर्णय शुल्क, बल्ला गेंद इत्यादि का दत्त है तो प्लस कर देना। 40 रुपया, अब यहां पे ध्यान रखना 40 खिलाड़ी नहीं है, 40 रुपया खिलाड़ियों का बकाया है तो उसको जोड़ देना। 425 अवैतनिक सदस्यों का शेष है, उसको भी जोड़ देना। 31 मार्च को समाप्त होने वर्ष के लिए यशवंत क्रिकेट क्लब का आय व्यय खाता तैयार कीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं जाने वाली है। अब देखो इसमें अगर बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन तो 16 से लगाकर और कहां तक है? क्वेश्चन तो 16 से लगा करके क्वेश्चन नंबर 27 या 28 तक है, लेकिन आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, प्लीज बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। अगर आप लोग चाहोगे कि सर नहीं मुझे तब भी पढ़ाइए, 27-28 तक मुझे सवाल पढ़ाइए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप 27-28 तक बोलोगे वो मैं पढ़ा दूंगा, आप और भी अगर कोई क्वेश्चन लाओगे वो भी मैं पढ़ा दूंगा, मैं यहाँ पे पढ़ाने आया हूं। लेकिन प्लीज मुझे मेरे हिसाब से पढ़ाने दीजिए। मैंने बताया ना, आप 1 नंबर से लगाकर 16 नंबर तक रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके अलावा एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आने वाला, मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि चिट्ठा वगैरह कभी नहीं पूछा गया और ना ही कभी पूछा जाएगा। क्योंकि सिंपल सी बात है, 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन में लाभकारी संगठन में या तो आय व्यय खाता बनाने के लिए आएगा या तो प्राप्ति भुगतान खाता का सवाल आएगा, कभी भी उसके साथ आर्थिक चिट्ठा नहीं बोलेगा। और यदि नहीं बोलेगा तो आपको करना भी नहीं है, ठीक है। ओके, समझ में आ गया आप सभी लोगों को? चलिए, तो बाकी बातें मुलाकातें हमारी आपसे कल होंगी 7 बजे। लेकिन याद रखना कल लाइव जुड़ना हमसे। क्यों? लाइव तो डेली जुड़ते हो, लेकिन सभी लोग, कुछ लोग होता है कि सर क्लास जैसे पढ़ी है तो हम लोग 8 बजे भी देख लें, 9 बजे भी, लेकिन कल 7 बजे ही आपको जुड़ना पड़ेगा। तो जो भी आपके इंपॉर्टेंट काम है उन सभी को ताला लगाइएगा और 7 बजे हमसे जरूर सभी को जुड़ना है। क्लास 7 बजे ही देखना है, क्योंकि कल इस पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा, ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, सवालों के बीच के कुछ कॉन्सेप्ट होंगे जिनका कमेंट में आपको आंसर दिया जाएगा। और कमेंट कैसे करना है इसके बारे में आपको पहले ही दे दिया जाएगा, लाइव चैट में कमेंट कैसे करना है इसके बारे में कल हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज अच्छे से पढ़ लो, पूरा रिवीजन कर लेना एक चैप्टर की थ्योरी सवाल, हम लोग कल टेस्ट ले लेंगे इसका, ठीक है। ओके, तो सभी लोगों को गुड नाइट।